जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 महीने बाद ऐसा होने जा रहा है जब राहु कुंभ राशि के अंतर्गत 18 वर्ष बाद राहु कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 18 महीने बाद ऐसा होगा जब राहु अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। आप सोचिए, राहु का राशि जब जब परिवर्तन हुआ है, कुंभ राशि के अंतर्गत गए हैं, तब तक विश्व के अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। लोगों के विचारों में एक बड़ा बदलाव आया है। राहु बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। राहु छाया ग्रह कहे जाते हैं। राहु इमेजिनेशन के प्लैनेट है। राहु इल्यूजन के प्लैनेट है। राहु को अगर कहा जाए तो राहु एक मानसिक भ्रम के हैं। राहु एक नई सोच उत्पन्न करने वाले प्लैनेट हैं। राहु कुछ डिफरेंट तैयार करने वाले प्लैनेट है। तो जब भी राहु जैसे प्लैनेट, जिनको छाया कहा जाता है, जिनको आपकी परछाई कहा जाता है, वो जब भी अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में जीवन में बड़ा बदलाव हर एक व्यक्ति की आता है। वो बदलाव अच्छा होगा या बुरा होगा, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ये कहा जाता है, प्रतिबिंब जो अपना है उसको पकड़ना आसान नहीं है। जो मेरी परछाई है, जो मेरा शैडो है, उसको पकड़ना, उसको कैच करना आसान नहीं। इसी प्रकार राहु को समझना इतना आसान नहीं है। जिस एस्ट्रोलॉजर ने राहु के प्रभाव को समझ लिया, उसने समझो ज्योतिष में बहुत कुछ अपनी पकड़ बना ली। तो आखिर आपके लिए राहु क्या करेंगे? और एक बात मैं और भी आप सबको बताऊंगा कि एक ही राशि में अलग अलग लोगों पर राहु का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। उस भ्रम को भी दूर करने का प्रयास करूंगा। जो राम और रावण की राशि एक होने के बाद भी विचार अलग अलग होते हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्री शिव महापुराण की कथा कराना, संगीतमय, और वो भी मेरे माध्यम से, तो आप प्लीज जहां भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, देश में विदेश में, उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और आप उसको करवा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं 18 मई 2025 का वो दिन, जब करीब करीब 18 वर्ष बाद राहु कुंभ राशि, जो कि उनकी पसंदीदा राशियों में से एक है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो आखिर आपके मस्तिष्क में कौन से नए विचार आएंगे? क्या वो विचार अच्छे होंगे? क्या वो विचार खराब होंगे? और उन विचारों पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या लोगों का आपके प्रति सोच होगा और क्या आपकी सोच लोगों के प्रति होगी? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उघर ही अंत न हो ही निबाहु, उघर ही अंत न हो ही निबाहु, और काल नेम जिम रावण राहु। रावण के बल का वर्णन राहु के बल के बराबर किया गया। जो रावण के बल का वर्णन है वो राहु के बल के बराबर है, या राहु का बल रावण के बल के बराबर है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि कितने प्रतापी हो सकते हैं राहु, कितना उनका प्रभाव हमारे जीवन पर हो सकता है। लेकिन आइए बताते हैं, स्पेशली मेष से लेकर के और मीन राशि के सभी जातकों के लिए बात करें कि राहु की परिस्थिति जो 18 मई को बदलेगी, वो आपके जीवन पर आखिर क्या प्रभाव लेकर के आएगी। सोचिए, मेष राशि के लिए इनका एक सुंदर परिवर्तन, जहां पर एकादश भाव के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। एकादश भाव किस चीज का हाउस है? मेष के लिए बात करें अगर, एकादश भाव को लाभ भाव कहा गया है ज्योतिष के अंतर्गत। एकादश भाव शेयर मार्केट का भाव है ज्योतिष के अंदर। पंचम भाव में आकर केतु गोचर करेंगे। एकादश भाव से राहु जो अपनी दृष्टि देंगे, वो थर्ड हाउस पर उनकी दृष्टि विशेष रूप से रहेगी। पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर आपकी दृष्टि होगी। सोचिएगा क्या होने वाला है ऐसी परिस्थिति में। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत अगर राहु गोचर करें तो आपके बहुत सारे अरिष्टों से निजात दिला करके आपको बहुत लाभ दिलाते हैं। तो यह सत्य होने वाला है। एकादश भाव में राहु आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इलीगल जितने रास्ते हैं, लाइजनिंग इत्यादि का जिनका बिजनेस है, लिकर का जिनका बिजनेस है, उल्टे सीधे रास्तों से जिनका कर्ज ब्याज देने का जिनका बिजनेस है,
तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं। बिकॉज कुंभ राशि राहु की एक पसंदीदा राशि है, राहु एंजॉय करते हैं इस राशि को, बिकॉज कुंभ राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और कुंभ राशि में राहु उसको बहुत पसंद करते हैं। तो अगर मैं पहले दृष्टि से देखने का प्रयास करूं तो राहु का यहां पर विराजमान होना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब क्या ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट है, क्या ऐसा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? राहु, मैंने कहा ना, एक इमेजिनेशन के प्लैनेट, राहु एक डिफरेंट विचार के प्लैनेट है। राहु एक मतलब मुझे लग रहा है ऐसा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा होगा, मुझे ये करना चाहिए, बार बार दूसरे को देख करके अपने मस्तिष्क को परिवर्तन, भ्रम उत्पन्न करने के प्लैनेट। अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड को यूज करने का प्रयास करूं तो जो भ्रम उत्पन्न करने का काम है वो कहीं ना कहीं राहु प्रदान करते हैं। जब 11वें भाव में गोचर करेंगे तो शेयर मार्केट इत्यादि से आपको बहुत लाभ देंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि वहां पर आपको भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि होगी, सप्तम भाव और थर्ड हाउस पर दृष्टि होगी। पंचम भाव जो थर्ड हाउस पर इनकी दृष्टि होने वाली है, क्योंकि शैडो प्लैनेट है, मैंने कहा भ्रम के प्लैनेट हैं, तो खुद के भाई बहनों पर भ्रम उत्पन्न होना या उनका आपके ऊपर भ्रम उत्पन्न होना, जिस कारण से आपसी रिश्तों में दिक्कत आएगी, इस पार्ट को ध्यान रखना होगा। पैसा बहुत आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारे तरीके से लाभ कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बहनों के साथ भ्रम के कारण आपके रिलेशन टूटेंगे। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण संतान के प्रति भ्रम उत्पन्न होगा। मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका को लेकर भ्रम उत्पन्न होगा। मेरा बेटा मेरे प्रेमी मेरी प्रेमिका का अफेयर कहीं और चल रहा है और आजकल ये मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। इस भ्रम के कारण और उनके मन में भी आपको लेकर यही भ्रम उत्पन्न होगा। इस भ्रम के कारण एक दूसरे को ब्लॉक करना, रिश्तों को खराब करने जैसी परिस्थिति होगी। अब क्योंकि 9th दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, इसी प्रकार का भ्रम जीवन साथी के प्रति भी उत्पन्न होगा और आपस में ये जो भ्रम है, ये जो वहम है, ये आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं खराब करेगा। तो जो मैंने पार्ट बताए हैं राहु के, इन ये जो चाहे वो भाई बहन हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हैं, चाहे वो मित्र हैं और चाहे वो संतान है, तो जब भी कुछ भ्रम हो तो उसको दूर करने का प्रयास किया कीजिए। सप्तम में जीवन साथी के साथ जो भी भ्रम हो उसको आपको दूर करने का प्रयास करना है। अब किन के ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा एक ही राशि में, किन के ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अश्विनी के स्वामी केतु हैं और देवता अश्विनी कुमार है। ये नक्षत्र राहु को पसंद है, इसमें राहु अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। जिनका मेष राशि में जन्म हुआ है लेकिन अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। भरणी के स्वामी शुक्र हैं, यहां पर अगर मेष राशि में ही जन्म हुआ है और भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको राहु आपके रिलेशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको स्पेशली अपने जीवन साथी के साथ संबंध को बेहतर रखने का प्रयास करना है, जो भ्रम और वहम है, ताकि वो रिश्ते को तोड़ ना पाए। अगर आपका नक्षत्र भरणी नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र भरणी है, तो कृतिका नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है और आप मेष राशि में है, मेष राशि में तीनों नक्षत्र आते हैं, कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ तो कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी है वो सूर्य है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपकी प्रसिद्धि को रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। बॉस को लेकर के आपके मन में भ्रम पैदा हो कि मुझे ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मेरे बॉस मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस विषय पर ध्यान देंगे। बट मैं चाहूंगा कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन अपने बारे में प्राप्त करने के लिए एक बार मेरा समय ले सकते हैं और समय लेकर के मेरे साथ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो। चलिए अब बात कर लेते हैं वृष राशि को लेकर के। वृष राशि में जो ये परिवर्तन है वो किस प्रकार का रहेगा, जो राहु का परिवर्तन होने वाला है। वृष राशि कृतिका नक्षत्र के 3 चरण जिसके स्वामी सूर्य, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण जिसके स्वामी चंद्रमा और मृगशिरा नक्षत्र के जो चरण है 2 चरण, उसको लेकर के वृष राशि मिलती है। वृष राशि में राहु का जो समावेश है वो 10th हाउस के अंतर्गत होने वाला है। 10th हाउस में राहु एक अच्छे प्लैनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां पर बैठ करके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ नए ऑफर, कोई नया रास्ता, कुछ नई चीजें आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे
और प्रोफेशनल लाइफ से आपको अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन लोग आएंगे जो मेरे लिए फायदेमंद होंगे या नुकसानदायक होंगे? ध्यान रखिएगा, इस समय पर हवा में बातें करने वाले बहुत लोग आएंगे, बट रियलिटी के साथ काम करने वाले बहुत कम लोग आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको छलने वाले लोग बहुत आएंगे। हम आपका ये करा देंगे, हम आपका वो करा देंगे, हमारे पास तो ये वाला ऑफर है, हमारे पास तो वो वाला ऑफर है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग राहु के कारण आपके जीवन के अंतर्गत आने वाले हैं, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की आवश्यकता। बट एक बात मैं कहूंगा, क्लियरली कह सकता हूं, बिकॉज सूर्य जो है वो 11th हाउस में रहेंगे, शनि 11th हाउस में रहेंगे, राहु 10th हाउस में रहेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आपका बिजनेस बहुत संवैधानिक तरीके से तो नहीं बढ़ने वाला होगा, लेकिन असंवैधानिक तरीके से आपका बिजनेस काफी स्पीड से बढ़ेगा और आपके लिए राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। वो लोग जो फॉरेन ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो विदेश यात्रा आपकी जरूर होने वाली है। राहु इसको क्रिएट करेंगे, फिर गड़बड़ कहां करेंगे भाई? एक मैंने कहा ना कि राहु एक भ्रम के प्लैनेट है, राहु एक इच्छाओं के प्लैनेट है, जहां लगता है कि नहीं यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो करना ही है, ये बड़ा अच्छा है। तो बस बिजनेस या नौकरी करते वक्त ये देखकर नौकरी नहीं चेंज कीजिएगा कि अरे यार मेरे से नीचे वाले लोग इतने ऊपर पहुंच गए और मैं यहीं का यहीं बैठा हूं। पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करके तभी नौकरी चेंज कीजिएगा। दूसरी चीज, राहु की दृष्टि 4th हाउस पर होगी, राहु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर होगी, और राहु की जो दृष्टि होगी वो आपके 2nd हाउस पर होगी। परिवार में वहम में आकर के लड़ाई झगड़ा करने से बचने की आवश्यकता है। ओके, भ्रम में आकर के, वहम में आकर के लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा। किसी की बातों में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचने की आवश्यकता है। साथ में प्रॉपर्टी इत्यादि ध्यान से खरीदने बेचने की आवश्यकता है, और शत्रुओं से किसी और के बहकाने में जाकर के आपस में लड़ाई नहीं करना है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। भगवान कृपा करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब क्योंकि जिसमें हमने बात किया कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, तो रोहिणी नक्षत्र में, मैं वृष राशि की बात कर रहा हूं, वृष राशि में भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, मृगशिरा और उसके साथ क्षमा चाहूंगा, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्र हैं। कृतिका के स्वामी सूर्य हैं। अब अगर आपकी वृष राशि ही है और आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में आवश्यक है कि आप अपने सीनियर्स के प्रति शंका ना करें, वहम ना करें, भ्रम ना करें, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार कोई भ्रम किया और कुछ बोला तो राहु आपको यहीं पर परेशान करने वाले हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिसमें आपके सीनियर्स आपका नुकसान करेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं रोहिणी नक्षत्र की लेकर, जिसके स्वामी चंद्रमा है, माता के स्थान को देख करके माता और जमीन के ऊपर भ्रम उत्पन्न हो कि नहीं ये गलत है, ये मेरे प्रति सही नहीं कर रहे हैं, या इनका विचारधारा मेरे पर ठीक नहीं है, माता या माता जैसे लोगों के साथ रिलेशन खराब होंगे, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी। अब अगर मैं ठीक इसी बात कर लेता हूं मृगशिरा नक्षत्र, जिसके स्वामी मंगल है। अब मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल के स्वामी है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको अपने शरीर में रोग को लेकर भ्रम होगा कि मुझे कोई रोग होने जा रहा है या मुझे कोई रोग तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति का भ्रम होने से आपका मन परेशान रहेगा। आगे खैर विस्तार से इस पर बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए उसकी जानकारी जरूर देंगे, लेकिन चलते हैं मिथुन राशि में, जहां पर 9th हाउस के अंतर्गत राहु जाकर के गोचर करेंगे। और 9th हाउस क्योंकि धर्म का हाउस है, भाग्य का हाउस है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा कि काल दंड गहि काहू न मारा और हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय हमेशा आपके धर्म से आपको दूर कर देता है, और शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। राहु आपको धर्म से दूर करने का प्रयास करेंगे। पूजा पाठ में मन इत्यादि नहीं लगेगा, भाग्य का सपोर्ट ना मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन ध्यान रखिएगा, और पूजा पाठ में भी ऐसे अगर करे भी तो तांत्रिक पूजाएं या जल्दी से चीजें प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार का विचार होगा। तो प्लीज भगवान की आराधना प्रॉपर तरीके से करते रहिए, अपने मन को परमात्मा में लगाए रहिए। अगर मन को परमात्मा में लगाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब दृष्टि 3rd हाउस पर होगी,
दृष्टि 5th हाउस पर होगी और दृष्टि एक होगी लग्न पर। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। उसको लेकर के यदि कोई वहम या भ्रम उत्पन्न होता है तो उसको पालने से आपको बचने की आवश्यकता है। शरीर में आपके कोई रोग नहीं होने वाला है तो इसलिए भ्रम नहीं पालिएगा। स्किन या त्वचा से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं। भाई बहनों के प्रति सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, लेकिन वहम नहीं पालिएगा, नहीं तो उनके साथ रिश्ते खराब होंगे। उसी प्रकार क्योंकि एक दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी तो प्रेमी प्रेमिका, संतान और विद्या, स्पेशली प्रेमी प्रेमिका को लेकर के और संतान को लेकर के मन में कोई वहम, कोई भ्रम, कोई शंका नहीं पालनी है, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। उपाय क्या होगा उसके बारे में एक बार लास्ट में बात करूंगा। बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के कि राहु जब परिवर्तन करेंगे। और हाँ, मिथुन राशि में भी क्योंकि 3 चरण हैं, हम डिफरेंट चरणों पर भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपकी मिथुन राशि बनती भी है ज्योतिष के अंतर्गत तो मिथुन राशि क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण और आराधना नक्षत्र जिसके स्वयं के स्वामी राहु हैं उनके 4 चरण और उसके बाद पुख्य नक्षत्र जिसके स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति हैं उसके 3 चरण, ये मिलाकर बनते हैं। तो करीब करीब अगर मैं मिथुन राशि में बात करूं तो सभी जातकों पर एक जैसा प्रभाव ना पड़ करके मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल हैं उन पर क्रोध इत्यादि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अपने क्रोध को इंक्रीज करते हुए देख पाएंगे। अगर मैं बात करूं आराधना नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं, यहां पर आपके मन में बहुत सारे वहम इत्यादि की समस्या, कुछ नई प्रॉब्लम ऐसे लगे कि मतलब वहम हो जाए कि मेरे शरीर में कोई रोग है या मुझे हाथ धोने की ज्यादा आदत पड़ जाए, कुछ इस प्रकार की कोई शायद स्वास्थ्य की कोई बीमारी कहा जाता है उसको, तो वो सब चीजें कुछ करें, इस प्रकार की कंडीशन है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान कृपा करेंगे निश्चित रूप से बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए उस पर भी हम एक बार जरूर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर के आखिर आपकी परिस्थिति क्या रहेगी। राहु आपके 8th हाउस में जाएंगे। उन लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है जिनकी इस समय पर राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रतंत्र दशा चल रही है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके कुंडली में आपकी राशि मिथुन है और आपकी राशि कर्क है और कर्क राशि के अंतर्गत राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आपकी चल रही है, इवन अगर लग्न भी आपका कर्क है और आपकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र चल रहा है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में जाकर के गोचर करने से अचानक बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न करें, मानसिक अशांति उत्पन्न करें, मन में भय उत्पन्न करें, चोट इत्यादि लगे, प्रेत बाधा, नजर दोष इत्यादि का डर उत्पन्न हो और ऐसी परिस्थिति भी आपके जीवन में बने। इस प्रकार की कंडीशन राहु के परिवर्तन से पूरी तरीके से नजर आ रही है। अब क्योंकि इनकी दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ेगी जो कि कुटुंब है, परिवार है, आपकी बातें जो होंगी उससे लोगों को एक वहम होगा, एक भ्रम होगा। लोगों को लगेगा कि मतलब आप उनके फेवर की बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, बल्कि आप वो बात कर रहे हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है। तो उससे भ्रम और वहम होने के कारण आपके आपसी रिश्ते खराब हों, परिवार में दिक्कत आए, इस प्रकार का योग है। एक दृष्टि इनकी पड़ने वाली है करीब करीब लाभ भाव पर, यहां से आपको शेयर मार्केट इत्यादि से बहुत फायदा होगा। एक दृष्टि इनकी पड़ने वाली है अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली तो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि बहुत फायदेमंद होगी। इससे संतान इत्यादि का लाभ होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, पढ़ाई से मन रूठेगा, पढ़ाई को लेकर भ्रम उत्पन्न होगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि को लेकर के, जहां पर राहु 7th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे। 7th हाउस जीवन साथी का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, विवाह का हाउस है। यहां पर आपके प्रति जीवन साथी के विचारों में परिवर्तन आना बिल्कुल लाजमी है और यह कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को आपके ऊपर शंका हो, आपके ऊपर वहम हो कि आप प्रेम उनसे नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, ठीक है, या आपका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है, आपका संबंध कहीं बाहर है, इस प्रकार का विचार जीवन साथी के अंदर पैदा होगा ही होगा। लेकिन
विवाह करवाने की परिस्थिति बड़ी अच्छी उत्पन्न करेंगे, बिकॉज 7th हाउस में जब गोचर करेंगे तो शनि की पसंदीदा राशि में गोचर करेंगे। ऐसे कंडीशन में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह जल्दी होगा, इस प्रकार का संयोग राहु बनाएंगे। लेकिन विवाह के बाद जो समय होगा उसको बहुत ध्यान से काटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि विवाह होने के बाद जो राहु की विचारधारा, राहु जो जीवन साथी के अंदर विचारधारा बदलते हैं, वो जीवन साथी के मन में आपको लेकर के शंकाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो ही जाती हैं। तो यदि अपने रिलेशन को ठीक रखने का प्रयास करेंगे तो वहां पर बेहतर होगा, अन्यथा थोड़ा भी शंका आपके पूरे वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो राहु में वैवाहिक जीवन पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी पर ना शंका करें और ना शंका करने का स्पेशली मौका दें, क्योंकि इनकी दृष्टि जो होगी 11th हाउस पर होगी, बहुत फायदेमंद होगी। एक दृष्टि जो होगी वो लग्न पर होगी, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। एक दृष्टि जो होगी वो 3rd हाउस पर होगी, बहुत फायदेमंद होगी। तो एक्चुअल में राहु आपके लिए वैवाहिक जीवन को बहुत सावधान करने वाली परिस्थिति में ले जा रहे हैं। एक परिस्थिति से अगर देखा जाए तो राहु आपके विवाह को कराने वाले हैं, लेकिन दूसरी परिस्थिति से जीवन साथी के अंदर भ्रम उत्पन्न करके उसको तोड़ने का भी काम करेंगे। खैर, व्यापार में बड़ा लाभ देंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि को लेकर के। यहां पर 6ठे भाव में राहु का जाना, शास्त्र ने कहा कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु और मंगल सभी अरिष्टों से निवारण करते हैं। 6ठे भाव में आपके राहु आ रहे हैं। यह संयोग एक बहुत सुंदर संयोग है। बस एक बात जरूर आपको ध्यान रखना होगा, और वो बात है आपका कि जो लोग साथ में काम करते हैं उनके अंदर आपको लेकर के वहम उत्पन्न हो, भ्रम उत्पन्न हो। मैंने कहा था ना कि राहु छाया ग्रह, राहु शैडो प्लैनेट है, तो उनके अंदर आपको लेकर के भ्रम उत्पन्न हो कि आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं या उनसे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इस प्रकार के भ्रम के उत्पन्न होने के कारण शत्रुओं की वृद्धि होना संभव है। पड़ोसियों से उलझने इत्यादि का योग आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। तो यदि आप कन्या राशि के जातक जातिका हैं तो ऐसे परिस्थिति में अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ क्लियर एक अच्छे रिश्ते रखने की आवश्यकता है। अगर अच्छे रिश्ते रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बाहर का खाना छोड़ दीजिएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं कीजिएगा। लिकर वगैरह यदि आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसको जितना कम कर देंगे उतना फायदेमंद होगा। नॉनवेज जितना कम करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी तो रात को लाइव आकर के मेरे साथ बात कर ही सकते हैं, आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर वैसे भी आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के, जहां पर पंचम भाव में इमेजिनेशन के कारक प्लैनेट राहु गोचर करने जाएंगे। पंचम भाव वैसे तो राहु के लिए बड़ा बेहतरीन भाव है, त्रिकोण है, और पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर करना उनके लिए एक इंजॉयबल टाइम होता है। इंजॉय करते हैं इस राशि को, इस राशि में बड़ा कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं राहु। यहां पर जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से राहु कराने आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, लेकिन तो ध्यान क्या रखना होगा, गड़बड़ क्या कर सकते हैं भाई। ब्रेन एक्टिवली काम करेगा और ब्रेन में उल्टे सीधे आइडिया, पैसा इत्यादि कमाने के खूब आएंगे और आप उससे कमाएंगे भी। तो आखिर ध्यान क्या रखने वाली आवश्यकता है, कहां इंपॉर्टेंट है जहां पर सावधानी रखा जाए। तो सावधानी की अगर हम बात करते हैं इस राशि को लेकर के, तो एक तो प्रेमी प्रेमिका पर बहुत भरोसा नहीं करें, बिकॉज प्रेमी प्रेमिका के मन में आपको लेकर के और आपके मन में प्रेमी प्रेमिका को लेकर के डर, वहम और कुछ अजीब चीजें उत्पन्न होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। बच्चे अगर बड़े हैं तो उन पर बहुत शंका ना करने की कोशिश करें, और बच्चे भी माता पिता के प्रति ध्यान रखें, उनको सारी चीजें क्लियर करके चलें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ में एक बात और ध्यान रखना होगा, पढ़ाई से बहुत मन भागेगा, पढ़ने का मन ही बिल्कुल नहीं करेगा, मन बहुत विचलित और बहुत बेचैन होगा। तो उससे अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की आवश्यकता पूरी तरह से दिखती है, उससे अपने आप को बचाइएगा। बच्चों को मैंने बता ही दिया है क्या करना है, बट शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, तो ये कंडीशन आपके लिए बेहतर होगी। भाग्य स्थान पर एक दृष्टि पड़ने के कारण
एक राशि पर दृष्टि और एक 11th हाउस पर दृष्टि। शेयर मार्केट लाभ देगा, लेकिन धर्म से, पूजा पाठ से, यज्ञ अनुष्ठान से आपका मन बिल्कुल हट जाएगा, मन नहीं करेगा उसमें। पेट की प्रॉब्लम से आप जरूर पीड़ित रहेंगे। कोई प्रश्न होता है तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं जरूर बात करूंगा और आपको एक बेहतर मार्गदर्शन दिया जाए, उसके लिए काम करेंगे। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के, आखिर इनके परिवर्तन से क्या परिस्थिति होगी। देखिए, राशि वृश्चिक में जो राहु का परिवर्तन होने वाला है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है, राहु एक वायु तत्व प्लैनेट है। 4th हाउस में वायु तत्व राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। एक तो वायु तत्व प्लैनेट का 4th हाउस में वायु तत्व राशि में गोचर करना वायु से ही कुछ लाभ दिलाने जा रहा है। यानी जो दर्शक अपनी विदेश यात्रा को लेकर के चिंता कर रहे थे, आपके विदेश यात्रा की जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से राहु पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से आ रहे हैं। आपका ट्रांसफर जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर भी घर से दूर होगा, जहां से आपको परिवार से दूर रहना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए निश्चित रूप से बनती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी इत्यादि जो सेल नहीं हो रही थी, उसको राहु सेल करवाने आ रहे हैं, आपको कहीं और बसाने आ रहे हैं। तो राहु कहीं और ले जाकर बसाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि सेल कराएंगे, आपकी विदेश यात्रा को कराएंगे। लेकिन जो लोग दिल के बहुत करीब हैं, जिनको हम अपना मानते थे, जिनको हम दिल के बहुत करीब मानते थे, उनके मन में वहम उत्पन्न होने से, उनके मन में भ्रम उत्पन्न होने से, उनके मन में आपको लेकर के गलत विचार उत्पन्न होने से, आपके जो पर्सनल रिश्ते हैं, दिल से जिनके साथ आप जुड़े हैं, जुड़ी हैं, उनके साथ आपके रिश्ते जरूर ब्रेक होंगे। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राहु राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। खैर, भगवान कृपा करें और आपकी कामना पूर्ण हो, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। अगली राशि पर बात करने का प्रयास करेंगे, राशि धनु के लिए आखिर कैसा रहेगा। तो आखिर धनु राशि के लिए राहु का परिवर्तन होगा कैसे। धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है। सोचिए, राहु एक वायु तत्व प्लैनेट है। वायु और राशि का अगर देखा जाए तो, वायु का और अग्नि का देखा जाए तो एक प्रकार से सुंदर मेल है। वायु और अग्नि आपस में मित्र कहे जाते हैं कि वायु के माध्यम से जो अग्नि है वो फैलती है, वो वृद्धि करती है, वो बढ़ती है। बिना वायु के अग्नि का प्रज्वलित होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस कारण से धनु राशि का और राहु का एक प्रकार देखा जाए तो एक बेहतरीन संबंध है। और यहां पर 3rd हाउस में उनके जाने से ज्योतिष में कहा भी गया कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंता है। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत राहु अच्छे होते हैं। अब राहु यहां पर आएंगे तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपके लिए बेहतर रास्ते लेकर के आएंगे, आपकी कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए आएंगे, साथ में आपका आर्थिक लाभ कराने के लिए आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। स्पेशली अधिकतम लोग जो एंजाइटी में होंगे, फोबिया में होंगे, डिस्ट्रैक्शन में होंगे, नेगेटिविटी में होंगे, उनके लिए एक सुअवसर है इन सभी चीजों से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी को प्रारंभ करने का। इसके लिए राहु एक बहुत अच्छे प्लैनेट होकर अच्छे रिजल्ट को देने वाले होंगे। पर हां, मैंने कहा कि राहु भ्रम के प्लैनेट हैं। अब भ्रम के प्लैनेट होने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करने से बचने की आवश्यकता है। भाई बहन मेरे प्रति गलत सोच रहे हैं या भाई बहन जैसे लोग मेरे प्रति गलत सोच रहे हैं, इस नकारात्मक विचार से आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। इसको ध्यान रखिएगा। ये विचार आपके रिश्तों को खराब करने का प्रयास करेंगे। एक और विचार आएगा, 7th दृष्टि 9th हाउस पर है। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होते, ज्योतिष से कुछ नहीं होता है। इस प्रकार का विचार आपके मन में राहु के समय पर आएगा ही आएगा। पंचम दृष्टि 7th हाउस पर होने के कारण मेरी पत्नी या पति मुझे प्रेम नहीं करते हैं, ओके, या ये मुझे उस प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं दे रही जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, और यही सेम विचार सामने वाले के मन में आए। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। अब क्योंकि 9th दृष्टि जो होने वाली है वो 12th हाउस में रहेगी, इसलिए नींद में बड़े अजीब अजीब से सपने आएंगे। नींद में पता नहीं क्या क्या दिखेगा, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा शायद। ध्यान रखिएगा। खैर, उपाय क्या होगा लास्ट में बताऊंगा, और उसके साथ आप मेरे संस्था में संपर्क भी कर सकते हैं।
समय लेकर डिटेल में बात कर सकते हैं। मकर राशि को लेकर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर सेकंड हाउस में इमेजिनेशन के कारक शैडो प्लैनेट राहु जाकर के गोचर करेंगे। यहां पर इनके गोचर करने से एक तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट भी बेकार की चीजों में करेंगे। लाइक अधिकतम लोग अगर कोई गोल्ड में नहीं, मैं समझ चाहूंगा लिकर में या उल्टी सीधी चीजों में पैसा लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, तो वो मकर राशि के लोग होंगे। और वो जो इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है 18 मई के बाद, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं या जा रही हैं, ये कंफर्म्ड है। ओके, एक तो सबसे पहले ये चीजें होने वाली है। दूसरी चीज, लेकिन आपको अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना होगा। आर्थिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन शब्दों में रूखापन आने से, शब्दों में कड़ापन आने से आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, ताकि आपके रिश्ते बेहतर रहें। किसी को कर्ज इत्यादि देने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। शब्दों में मिठास रखेंगे तो जीवन बेहतर रहेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ, और इसी राशि पर राहु गोचर करने आ रहे हैं। बड़ा बड़ा विषय है मेरे लिए, तो वाकई इंपॉर्टेंट विषय, क्योंकि मेरे लिए सबसे पसंदीदा राशि कुंभ, और अगर उसी राशि पर राहु गोचर करने आ रहे हैं तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उनको मुझसे खास उम्मीदें होंगी कि साहब आप बताइए क्या रहा। इसीलिए मैंने पिछले 100 वर्ष में राहु कब कब कुंभ राशि में आए और उस समय किन किन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया है। और फिर मेरी कोशिश रही कि इसकी जानकारी आपको दी जाए। देखो, कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, राहु एक वायु तत्व प्लैनेट है, तो ऐसे कंडीशन में वैसे तो इस राशि में राहु का आना बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हवा में उड़ना ठीक नहीं है भाई आपके लिए, क्योंकि राहु आएंगे तो हवा में उड़ाएंगे। राहु वायु तत्व है, राशि भी वायु तत्व है, तो दोनों मिलकर हवा में उड़ने, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। उसने वो किया तो बहुत फायदा हुआ, उसने वो किया तो बहुत फायदा हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे विचार राहु के कारण उत्पन्न होंगे। अब एक आदत पड़ जाएगी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करने की, तो इससे बड़बोलेपन से बचने की आवश्यकता है। ओवर थिंकिंग से आपको बचने की आवश्यकता है। पर राहु आएंगे तो आपको बहुत सारे मार्ग दे करके जाएंगे जो एक्चुअल में पैसा कमाने का है, बहुत सारे रास्ते दे करके जाएंगे जो एक्चुअल में पैसा कमाने का है। थोड़ा आपको आलसी बनाने का काम करेंगे, थोड़ा आपको नकारात्मक बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भगवान शंकर के नाम का श्रद्धा से स्मरण करते रहिएगा, तो आपको आलस्य और नकारात्मकता बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। आपके लिए राहु का प्रभाव उत्तम हो, ये मेरी शुभकामना, भगवान से प्रार्थना यही है। आपके लिए राहु यज्ञ विशेष रूप से हमारे संस्थान में किया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके लिए राहु यज्ञ किया जाए और राहु यज्ञ करके उसकी शांति की जाए ताकि आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कालपुरुष की सबसे अंतिम राशि जल तत्व राशि मीन की, जहां पर राहु 12th हाउस में गोचर करेंगे। और ध्यान रखिए, जल और वायु का आपसी संबंध बेहतर नहीं है। जल तत्व राशि को कभी भी राहु एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए मीन राशि के अंतर्गत राहु का परिवर्तन बेहतरीन परिवर्तन नहीं होगा। साथ में 12th हाउस में आकर के गोचर करना इनका आपके लिए और नुकसानदायक हो सकता है। आपको क्या करने की आवश्यकता है? एक तो सबसे पहले कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सावधानी से खरीदे बेचे। अत्यधिक पैसा खर्च हो जाने का अगर कोई योग दिखता है तो आपकी राशि पर वो प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। दूसरी चीज, रात में नींद बहुत अच्छी तरीके से लेने की आवश्यकता है। नींद प्रॉपर लेंगे तो ही आपके लिए जाकर के फायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो फायदा करने वाला होगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कोर्ट कचहरी से कोई मामला है तो उसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। चौथे भाव पर एक दृष्टि 5वीं होने के कारण, छठे भाव और उसके साथ 9वें भाव पर दृष्टि होने के कारण, चौथे भाव पर राहु की दृष्टि आपको विदेश लेकर के जाएगी, आपके बिजनेस इत्यादि को बढ़ाएगी। आपके लिए जो पारिवारिक मूल्यवान रिश्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में रहेगी। आखिर क्या उपाय करना चाहिए जिनके लिए राहु खराब है? सबसे सुंदर तरीका बता रहा हूं। वैसे संस्थान में विशेष रूप से राहु के परिवर्तन पर रुद्राभिषेक और राहु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप भी चाहते हैं उसमें सम्मिलित होना या अपने नाम इत्यादि लिखवाना, देश या विदेश में रहते हैं तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम को लिखवा सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूं।
दूसरा एक अष्टमुखी रुद्राक्ष और एक सफेद चंदन के पेड़ की जड़ दोनों लेकर के गले में पहन लीजिए। मोर का पंख हमेशा अपने पास रखिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप रोज 10 मिनट जरूर कीजिए। आपका राहु कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। बाकी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने बारे में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण कथा कराने के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।